चले भैया, तो कांटेक्ट फोर्सेस की कैटेगरी में एक कांटेक्ट फोर्स हमने बता दिया था, और वो कांटेक्ट फोर्स था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कि जब कभी किसी सरफेस के ऊपर कोई बॉडी रखी होती है, ये सरफेस है, टेबल है, कुछ भी मान लीजिए, बातचीत नहीं, ये एक टेबल है या कोई भी सरफेस है किसी चीज के ऊपर, ये एक बॉडी रखी हुई है, तो बॉडी क्या, तो ये सरफेस क्या करेगा, बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब थ्रू द बॉडी और सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, ध्यान सुनिए, ये हम कल बता चुके हैं, बस रिकॉल कर रहे हैं और कोई बात नहीं। ये एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये एक बॉडी है, ठीक है। ये सरफेस इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसको आप नॉर्मल भी कह सकते हैं। तो इस फोर्स को हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आई बात समझ में? ये हम कल बात बता चुके थे। आज अगला फोर्स लिखना है, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए टेंशन फोर्स, हेडिंग डालिए टेंशन फोर्स। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, टेंशन क्या है? जब कभी किसी बॉडी को रस्सी से, कौन सी रस्सी, ऐसी रस्सी जो एक्सटेंड ना हो, खिंचे नहीं, दबे नहीं, मतलब रबर जैसा केस ना हो, उसकी लेंथ नहीं चेंज होनी चाहिए, जिसको हम लोग साइंस की भाषा में इनएक्सटेंसिबल कहेंगे। हर बार शब्द यूज होगा इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, क्योंकि अगर वो एक्सटेंसिबल है तो फिर वो स्ट्रिंग नहीं हुई, वो हमारे लिए स्प्रिंग हो गई। ठीक है, तो स्प्रिंग वाले में स्प्रिंग फोर्स काम करता है, स्ट्रिंग वाले में टेंशन फोर्स काम करता है। आई बात समझ में? तो ऐसे समझिए, मैं डायग्राम बना रहा हूं, अभी कोई बनाएगा नहीं। ठीक है, ये एक रिजिड सपोर्ट है, यहां से हमने एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लटका दी और उससे एक बॉडी को लटका दिया। ठीक है, तो बॉडी के वेट की वजह से बॉडी नीचे जाना चाहेगी, तो रस्सी में क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन फोर्स आएगा। अभी टेंशन मत लीजिए, हम पूरा मतलब वो तनाव वाला टेंशन में बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हम बताते हैं आपको कैसे कैसे क्या क्या ड्रॉ करना है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर रस्सी टाइट है तो क्या है, टेंशन फोर्स है। रस्सी ढीली है तो टेंशन फोर्स नहीं है, रस्सी है ही नहीं तो टेंशन फोर्स नहीं। ठीक है, लफड़े खत्म हो गया। आई बात समझ में? अच्छा, क्लियर है? क्यों आया आप समझ गए होगे। मैं वेट शो नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं ज्यादा फिगर में छीछा लेदर नहीं मचाना चाहता हूं। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होंगे कि अगर ये एक बॉडी है तो अपने वेट की वजह से इसमें नीचे की तरफ खिंचाव होगा। प्लैनेट जो भी है, अर्थ वगैरह, अगर अर्थ में प्रैक्टिकल हो रहा है तो अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी, तो रस्सी में क्या आएगा, खिंचाव आएगा। इसी खिंचाव वाले फोर्स को टेंशन फोर्स कहते हैं। अगली बात, टेंशन फोर्स कहाँ कहाँ शो किया जाता है, बहुत ध्यान समझिएगा। अब ये सारे पॉइंट हम लिखवा देंगे। टेंशन फोर्स आपको हमेशा इसके दो एंड्स पे लगाना होता है। ठीक है, जैसे ये रस्सी है, ठीक है, तो अगर ये रस्सी है तो इस रस्सी में आप टेंशन कहाँ कहाँ शो करेंगे, एक पॉइंट टेंशन शो करने का ये वाला एंड हुआ, और एक पॉइंट टेंशन शो करने का ये वाला एंड हुआ। पॉइंट क्लियर हुआ? तो एक बार टी यहां लिखेंगे, एक बार टी यहां लिखेंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप, टेंशन फोर्स की दिशा किधर शो करी जाएगी, जिस हिस्से से रस्सी जुड़ी हुई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन फोर्स शो किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर ये वाला एंड इस जगह से जुड़ा है तो इस तरफ आप टेंशन का एरो नहीं बनाएंगे, आप टेंशन का एरो अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। जैसे इस जगह पे ये वाला एंड जुड़ा है तो ऊपर की तरफ एरो नहीं बनेगा, एरो इससे अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ठीक, तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात, टेंशन फोर्स, एक रस्सी एक टेंशन, बहुत रस्सी बहुत टेंशन। नहीं समझे? क्योंकि रस्सी एक ही है, इस वजह से आप टेंशन का वैल्यू सेम शो करेंगे। आई बात समझ में? मतलब आप यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2 लिखने गलती मत करिएगा। एक रस्सी एक टेंशन, बहुत रस्सी बहुत टेंशन। मतलब ये जैसे मान लीजिए, छोटा सा हम एक एग्जांपल बनाएं, ICSE वालों ने देखा होगा, ये कोई रिजिड सपोर्ट है,
और यहाँ पे एक रस्सी ऐसे लगी हुई, ये पुली है, ठीक है। पुली से एक बॉडी लटक रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे है, ये पुली यहाँ पे फिक्स है और ऐसे हम खींच रहे हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं? ये चलो एक बॉडी और लटकी है यहाँ पे, इस बॉडी का मास m1 है, एक बॉडी का मास m2 है। बताइए इस पूरे सिस्टम में कितनी रस्सियां हैं? तीन रस्सियां हैं। एक रस्सी से ये वाली पुली लटक रही है, एक रस्सी ये घूमी 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 ये चल रहा है, और एक रस्सी से ये लटक रहा है। तो 3 रस्सी 3 टेंशन। आई बात समझ में? अब चलिए तो कहाँ शो करेंगे? पहला इस वाली रस्सी की बात कर लेते हैं। तो कितने टेंशन बनाए जाएंगे? मतलब अगर हम पहली रस्सी का टेंशन T1 कहें तो एक बार T1 यहाँ होगा और एक बार T1 यहाँ होगा, ठीक है। दोनों एंड पे होगा। टेंशन की डायरेक्शन किधर शो करी जाती है? जहां पे जुड़ी है उससे अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसका काम हो गया। अब दूसरा टेंशन चलो हम इसको मान लेते हैं। तो एक टेंशन कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ। एक टेंशन कहाँ लिखा जाएगा? तो ये T1 है, जिसको क्या कर दें T2। अलग टेंशन होगा, सबका टेंशन बराबर नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्शन किधर बनेगी? इधर से जुड़ा है तो इधर, इधर से जुड़ा है तो इधर। अब आइए इसमें, ठीक है। ये एक ही रस्सी है, ठीक है। तो इसका जो भी टेंशन होगा वो हर जगह सेम होगा। अब यहां पे जो मैं एडिशनली क्या बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अब ये रस्सी तो भले ही एक है लेकिन सेगमेंट अलग अलग दिख रहे हैं, तो आप हर जगह टेंशन शो करेंगे। मतलब इस सेगमेंट में एक यहाँ पे टेंशन शो किया जाएगा, एक यहाँ पे। यानी अगर आप T3 शो करने की बात करें तो कहाँ शो करेंगे? इस सेगमेंट में यहाँ, इस सेगमेंट में यहाँ, इस सेगमेंट में, मतलब जितनी जगह आपको दिख रही है। लेकिन क्योंकि ये एक ही रस्सी के हिस्से हैं इसलिए हर जगह पे सेम टेंशन आप लिखोगे, कोई दिक्कत? बाकी अब रह गई बात काहे की डायरेक्शन दिखाने की। तो ये पॉइंट यहां से जुड़ा हुआ है तो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ये वाला पॉइंट नीचे जुड़ा है तो ये ऊपर हो जाएगा। ये वाला एंड ऊपर जुड़ा है तो नीचे लग जाएगा। ये वाला नीचे जुड़ा है तो ऊपर हो जाएगा। ये वाला ऊपर जुड़ा है तो नीचे हो जाएगा। नीचे जुड़ा है तो ऊपर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो यदि कभी भी समझ गए कि रस्सी अगर तनी हुई होगी तो आप टेंशन फोर्स शो करेंगे। जिस सेगमेंट में टेंशन शो करना है, ठीक है, उसमें दोनों एंड पॉइंट्स पे आप शो करेंगे। रस्सी जहां पे जुड़ी हुई दिख रही है, टच में दिख रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन शो करेंगे। और बस एक रस्सी एक टेंशन, बहुत रस्सी बहुत टेंशन, ठीक है। रस्सी अगर पूरे सिस्टम में एक है तो केवल एक T से काम चलाइए। अगर रस्सियां कई सारी हैं तो T1, T2, T3 से काम करें, ठीक है। अब चलिए लिखिए पहला पॉइंट, डॉट बना लीजिए, बुलेट बना लीजिए। दिस फोर्स कम्स इन एग्जिस्टेंस, दिस फोर्स कम्स इन एग्जिस्टेंस, this force comes in existence, this force comes in existence when a body is connected to, when a body is connected to, when a body is connected to a tight string, when a body is connected to a tight string, TIGHT, टाइट, टाइट इन्हें लिख देना, ठीक है। टाइट स्ट्रिंग, टाइट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टाइट लिख लो या स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग लिख लो, बात एक ही है। अगला पॉइंट बनाइए, अगला बुलेट बनाइए जल्दी से। हमको जो सिलेबस में हमारे जो स्ट्रिंग जो पढ़नी है वो मासलेस होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। अब कहते हो सर ये क्या झोल है, दुनिया में जो चीज़ मासलेस है इसका मतलब वो है ही नहीं। ये बात ठीक है, लेकिन जो हमें पढ़ना है हम वही बता रहे हैं। कारण है उसका बेटा, क्योंकि मास फोर्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। आप बहुत लंबी कतार में इंसान खड़े हो, ठीक है,
आप दौड़ के जाइए, घुसड़ के एक लात मार दीजिए पीछे वाले को, ठीक है। तो झटका आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, कुछ देर बाद तो झटका खत्म हो जाएगा। 3-4 लोग बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद आगे वाले वैसे ही खड़े रहेंगे। इसका मतलब उन जो लोग जिनके ऊपर वो असर पड़ा, उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा सक्सेसिवली क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया फोर्स, ठीक है। वही मसला यहाँ पे है कि अगर बाई चांस, मुन्ना मेरी बात को सुनना, अगर ये स्प्रिंग में मास होगा तो हर जगह टेंशन तुम अलग शो करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ सपोज पॉइंट नंबर 1 है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो T1 अलग होगा। फिर जब पॉइंट नंबर 2 पे आओगे तो इतने हिस्से का मास और जुड़ जाएगा, ये भी तो लोड लगाएगा, तो यहाँ पे अगला टेंशन T2 हो जाएगा, यानी एक ही स्ट्रिंग में बहुत टेंशन हो जाएगा। मतलब अगला पॉइंट तुम 3 नंबर ले लोगे, तो इस जगह पे अब इसका भी वेट ऐड हो जाएगा, तो नया टेंशन आ गया। इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी तुम लोग छोटे हो, ठीक है। इस वजह से आपको सिलेबस में क्या दिया गया है, मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल क्यों, वो मैंने बता दिया कि अगर उनको एक्सटेंसिबल करना ही था तो फिर वो स्प्रिंग फोर्स का अलग सेगमेंट क्यों है ना। तो एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी या स्प्रिंग होगी, बात एक ही हो जाएगी। और बाकी रस्सी कैसी लेनी है, आइडियल स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, जिसमें मास 0 माना जाता है। क्यों 0 माना जाता है मैंने बता दिया। 0 मास होने से क्या होगा, हर जगह एक रस्सी पे आप एक ही टेंशन की वैल्यू को शो कर सकते हैं। इट विल बी इजी फॉर यू। आई बात समझ में? अगला बुलेट बनाइए, लिखिए, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, if string is massless and inextensible, if string is massless and inextensible, then the value of tension, if string is massless and inextensible, comma, then the value of tension, will be same, the value of tension will be same at all points of the string, at all points on the string, full stop, ब्रैकेट के अंदर लिखिए, all points of the string, full stop, ब्रैकेट के अंदर, such strings are called ideal strings, such strings are called ideal strings। तीसरा डॉट बनाइए फटाक से, लिख लिया। अगले पॉइंट पे लिखिए, टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स, टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स along the string, tension force always acts along the string but away from the point of contact, but away from the point of contact, ठीक है, but away from the point of contact। एग्जाम्पल के तौर पर ये बना लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1, इसको भी मत बनाइएगा, ठीक है, ये तो बनाना ही नहीं है, छोड़ो, इसको भी मत बनाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 ये बना लीजिए जो मैं बनाने जा रहा हूं। ये मान लीजिए ये आपके पास टेबल है और ये है, ये एक बॉडी ये है, रस्सी ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, और ये बॉडी है, ठीक है। बॉडी में कुछ ना कुछ मास होगा, इसलिए m लिख लीजिएगा। यहाँ पे 2 बॉडीज हैं, इस बॉडी का मास m1 लिख देते हैं, इस बॉडी का मास m2 लिख देते हैं। तो समझिए, मान लीजिए कि ये मोशन में भी है, मान लेते हैं कि मोशन में भी है, तो भी टेंशन शो करने में आपको कोई दर्द नहीं होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। टेंशन शो करने में बॉडी मोशन में है, रस्सी रुकी है, चल रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में? इसीलिए मैं अलग से डायग्राम और बनूंगा। ये रेस्ट कंडीशन में, अगर रस्सी खिंच रही है, चल रही है, रनिंग कंडीशन में, भाई पुली घूम रही होगी, राइट, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए, ठीक है, चाहे जैसे मोशन, मतलब कुल मिला के मोशन हो रहा है, अगर मोशन हो रहा है तो भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको क्या करना है, एक बार यहाँ टेंशन शो करना है, एक बार यहाँ शो करना है, एक बार यहाँ शो करना है, एक बार यहाँ शो करना है।
क्योंकि एक रस्सी है तो एक ही टेंशन हर जगह लिखा जाएगा। ठीक है, किधर शो किया जाएगा, जहां से टच हो रहा है उसकी अपोजिट दिशा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आपका टेबल है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए पहला और दूसरा एग्जांपल, बीच में जो बॉक्स बनाया है उसको मत लिखिएगा, कॉपी करिए फटाक से। देखिए अगला पॉइंट ये है कि अगर कोई सरफेस है सपोज और आप डायरेक्टली इंटरैक्शन में है, मतलब समझिए बहुत ध्यान से, अगर ये बॉडी है और ये रस्सी है और आपने क्या किया है, खुद फोर्स लगाया है और आप डायरेक्टली यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके बॉडी को खींच रहे हो और आपसे कोई पूछे कि रस्सी में टेंशन क्या होगा, तो ओपन एंड पे, ऐसे डायलॉग जैसा याद कर लिए, ओपन एंड पे लगाया हुआ फोर्स ही क्या होता है, उस रस्सी के टेंशन के बराबर होता है। ये क्लास 10th में हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसी समय बता देते हैं। ठीक है, कि अगर ओपन एंड है और आप उस रस्सी को पकड़ के खींच रहे हो, मतलब आप रस्सी के किसी एंड को पकड़ के खींच रहे हो, तो आपने जितने फोर्स से रस्सी को खींचा हुआ है वही उस स्ट्रिंग का क्या बन जाएगा, टेंशन बन जाएगा। तो अगर आप शो करना चाहते हो, मैं शो करके दिखा रहा हूँ, ये आप ये मान लीजिए कि ये आपका हाथ है जहां पे हमने डॉट बनाया। ठीक है, अब आप इसका मतलब यहां से लेके यहां तक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहां पे एक बार टी यहां पे शो हो जाएगा, एक बार टी यहां पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये बॉडी यहां से कांटेक्ट में है तो टेंशन यहां शो हो जाएगा, टेंशन यहां शो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और क्योंकि हमने क्या बताया, ओपन एंड पे लगाया हुआ फोर्स ही टेंशन के बराबर होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, आपने जितना फोर्स, आपने 10 न्यूटन लगाया तो रस्सी पे फोर्स 10 न्यूटन हो गया, टेंशन, रस्सी का टेंशन फोर्स 10 न्यूटन हो गया। 20 न्यूटन लगाया तो रस्सी का टेंशन फोर्स 20 न्यूटन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं, फटाक से लिखिए इसको। लिखिए, इफ एन एक्सटर्नल एजेंट pulls a body, if an external agent pulls a body by connecting an ideal string, if an external agent pulls a body by connecting an ideal string, comma, then tension in that string, comma, then tension in that string will be equal to external force applied, will be equal to external force applied। ठीक है, मतलब आम बोलचाल की भाषा मैंने आपको सिखा दिया क्या 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 सिस्टम है। क्या, ओपन एंड पे जो फोर्स लगाएंगे वही टेंशन के बराबर हो जाएगा, लेकिन साइंस की भाषा में कैसे लिखना है वो मैंने लिखवा दिया। ठीक है, ये एग्जांपल बना के इसको नोट कर लीजिए फटाक से, इतना जल्दी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, ये हो गया। लिखिए, बात नहीं प्लीज, लिखिए, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेंशन फोर्सेस। हाँ पॉइंट है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेंशन फोर्सेस, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेंशन फोर्सेस। इसका एग्जांपल ये बना लीजिए जो ये बचा है बोर्ड पे, मैं फटाक से बनाइए जल्दी। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए, आखिरी पॉइंट बस वही है कि अगर रस्सी ढीली है तो टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिखिए, इफ स्ट्रिंग ब्रेक्स, अगर रस्सी टूट जाती है, इफ स्ट्रिंग ब्रेक्स और स्लैक्स, if string breaks or slacks, comma, then if string breaks or slacks, 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 comma, then tension of the string will be 0, tension of the string will be 0, tension of the string will be 0। ठीक है, that is T is equal to 0। ठीक है, अगला फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, अगला फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, अगला फोर्स है स्प्रिंग फोर्स। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स तब पिक्चर में आता है जब स्प्रिंग लगी हुई होती है। ठीक है,
आपको इस समय जो आपको जो सेगमेंट हम पढ़ा रहे हैं अभी से लेके आगे के 2-3 लेक्चर तक जो आपको पढ़ा देंगे उससे 100% आपको अपने फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ज़रूर, और कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। मतलब 5 से 7 नंबर का मामला क्लियर होता है उससे, ठीक है। FBD वाले क्वेश्चन 100% आते हैं, इसलिए आपको हम इतना ये करा रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स हेडिंग डालिए। स्प्रिंग फोर्स मैंने कल भी डिस्कस किया था, फिर बता दे रहा हूँ। अगर स्प्रिंग रिलैक्स कंडीशन में है तो स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाती, लेकिन अगर आपने स्प्रिंग को दबा दिया तो फिर स्प्रिंग कहेगी कि हम एक्सपैंड होना चाहिए, यानी स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। स्प्रिंग हमेशा अपोजिट ही लगाती है, या आप साइंस की भाषा में कहें तो स्प्रिंग के फोर्स लगाने का नेचर रीस्टोरिंग होता है। ये साइंटिफिक वर्ड है। रीस्टोरिंग मतलब वो अपनी पुरानी स्टेज को रीस्टोर करना चाहते हैं। जैसे पुराने फोन्स में एक ऑप्शन आता था रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग। रीस्टोर मतलब फिर से पुरानी स्थिति में आ जाना। आई बात समझ में? तो रीस्टोरिंग फोर्स होता है। मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए, अभी कोई ड्रॉ नहीं करेगा, मान लीजिए ये एक वॉल है और ये उससे अटैच एक स्मूथ टेबल है, ठीक है। स्मूथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हम फ्रिक्शन के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। जब रफनेस आ जाएगी तो फ्रिक्शन भी पिक्चर में आ जाता है, वो अलग सेगमेंट है उसका पूरा, ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए कि रिलैक्स कंडीशन में ये m मास की बॉडी यहाँ पे कनेक्ट थी, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इस कंडीशन को क्या लिख दें? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम शॉर्ट में लिखा है इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसी को लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक, खींच देंगे। अब जब आपने बॉडी को पकड़ के खींच लिया, ठीक है, तो क्या हुआ? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? x मान लिया। तो स्प्रिंग क्या कहेगी? नहीं, हमको वापस जाना है। तो स्प्रिंग क्या करती है? आपने स्प्रिंग को जिस तरफ खींचा या दबाया, स्प्रिंग का फोर्स उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। स्प्रिंग कोशिश करेगी कि हम इसको फिर से वैसे लें। दबाने वाला फिगर नहीं बनाया, आप चाहे तो दबाने वाला ही बना सकते हैं, ठीक है। चलो छोटा सा बना ही देते हैं। ये वाला केस है, मान लीजिए, ठीक है। ये बॉल है, ये स्मूथ सरफेस है। इसमें क्या हुआ? ये रिलैक्स कंडीशन में बॉडी स्प्रिंग थी और बॉडी एम मास की थी। तुमने क्या किया? इसको दबा दिया। क्या हुआ? बॉडी यहां पे आ गई। तो ये कौन सी पोजीशन थी इसकी? मीन पोजीशन जिसको कह सकते हैं, या इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकते हैं। और अब आपने इसको क्या किया है? इस कंडीशन पे आप इसको लाके खड़ा कर दिए, यानी क्या किया? x इधर हो गया। आई बात समझ में? तो अब स्प्रिंग ये क्या कहेगी? क्या कि हमको अब इस तरफ जाना है, ठीक है। समझ गए ना? तो स्प्रिंग का जो डायरेक्शन है, वो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, वो हमेशा अपोजिट होता है। यानी अगर अक्लमंद हैं आप तो इतना तो समझ गए होंगे, इतने दिन पढ़ाते पढ़ाते हो गए कि ये 1 डायमेंशन में काम हो रहा है। यहाँ दिशाएं अपोजिट हैं, तो कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे यही होता है स्प्रिंग फोर्स में, कि ऐसा देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो पहली बात तो प्रोपोर्शनल होता है x के। जितना आप खींचते हो स्प्रिंग को या जितना दबाते हो, उतना ही ज्यादा स्प्रिंग उतना ही ज्यादा फोर्स से फेंकती है। मतलब आपने कम डिस्टर्ब किया, उसको कम खींचा, कम दबाया, तो स्प्रिंग ने फोर्स कम लगाया। लेकिन आप जब ज्यादा खींचते हैं, अरे कैटापुल्ट वाला केस ले लो, हल्का सा ऐसे किया तो ईंटा यहीं छुई जाएगा। ईंटा, गिट्टी, है ना, लंगड़ जो भी कहते हो, तो ज्यादा खींचते हैं तो ईंटा दूर तक जाता है, वही चीज है ना। अच्छा, यहाँ पे माइनस लगा दे रहे हैं। क्यों लगा दे रहे हैं? क्योंकि इसकी और इसकी पटरी नहीं खाती। मतलब इनका मुंह इधर तो इनका मुंह इधर। 36 कहाँ खड़ा है? 36 जानते हो ना क्यों लिखा जाता है?
क्योंकि दोनों की पीठ आमने सामने होती है, इसलिए 36 का आंकड़ा बोला जाता है। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो, वो लोगों को पता नहीं होता है बात, ठीक है। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद इक्वल लगाने के बाद कांस्टेंट आता है, तो माइनस लगा रहे हैं, तो एक्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है के फॉर काइट। नहीं, प्राइमरी क्लास थोड़ा नहीं है। के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये वो आइटम है जिससे ये पता लगता है स्प्रिंग स्टिफ है कि हार्ड है। ठीक है, बात हो गई, ठीक है। मतलब टाइट वाला स्प्रिंग और सॉफ्ट वाला स्प्रिंग, बोले पिन वाला स्प्रिंग या मोटरसाइकिल में जो लगा होता है उसमें सॉकर वाला, वो वाला स्प्रिंग, ठीक है। अगर के का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो हार्ड वाला स्प्रिंग है, मोटरसाइकिल वाला, ठीक है। और के का वैल्यू अगर कम है तो पेन वाला होता नहीं, बचपन में जेटर पेन आता था हमारे, तुम्हारे में आता है कि नहीं आता? अरे चटर पटर वाला वही धन्यवाद। पक्का मेडिकल स्टोर में मिला होगा नए साल में, ठीक है। इसी को फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। अगर आप यूनिट निकालने का प्रयास करेंगे तो इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर आएगा, ठीक है। के बराबर एफ अपॉन एक्स करोगे, एफ अपॉन एक्स, फोर्स ऊपर, एक्स नीचे, न्यूटन ऊपर, मीटर नीचे, न्यूटन पर मीटर। आई बात समझ में? अच्छा, कोई बात नहीं, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए तो लिखना शुरू करिए, पहला पॉइंट बनाइए। लिखिए, दिस फोर्स कम्स इन एग्जिस्टेंस, this force comes in existence, this force comes in existence when a body is connected to a, this force comes in existence when a body is connected to a, when a body is connected to a, this force comes in existence when a body is connected to a compressed or elongated spring, when body is connected to a compressed or elongated spring, compressed or elongated spring। अगला पॉइंट लिखिए, its direction is always along the spring, its direction is always along the spring, its direction is always along the spring, its direction is always along the spring but opposite to the direction of, opposite to the direction of compression or elongation of the spring, opposite to the direction of compression or elongation of the spring। ठीक है, तो फॉर, अगले पॉइंट में ये लिखना है, फॉर एन आइडियल spring that is a massless spring। समझ गए? स्प्रिंग भी हम कौन सी लेके चलेंगे? मासलेस स्प्रिंग। एक्सपेरिमेंटली ये सारी चीजें लिख लीजिए और ये डायग्राम भी बना लीजिए साथ में। मतलब पहले यही करिए, पहले डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद लिखिए, ठीक है। या जैसा भी करना हो, आपकी इच्छा है, आपकी कॉपी है, आपको समझना है। देखिए, सारे नहीं है, केवल दो ही हैं, ठीक है। एक नंबर जो लिखा है, एक लिखा है, एक 1 और ये 2 लिखा है, ठीक है। इसमें इनिशियल मतलब जब हालात संभले हुए थे, और ये वो हालात है जब हालात नहीं संभले हुए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, समझ गया ना? Negative sign is indicating
अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ स्प्रिंग फोर्स एंड एक्स, एक्स मतलब क्या, कंप्रेशन और इलॉन्गेशन। चलिए अब आखिरी पॉइंट लिख लीजिए इसका, वही पॉइंट जिसमें ये हमने बताया था कि अगर स्प्रिंग रिलैक्स कंडीशन में है यानी इलॉन्गेटेड या स्ट्रेच्ड कंडीशन में नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखिए इफ स्प्रिंग इज neither elongated, if spring is neither elongated nor compressed, if spring is neither elongated nor compressed, comma then if spring is neither elongated nor compressed, comma then the spring force would be, must be, would be नहीं, spring force must be 0, that is Fs is equal to 0, ये लिखा, that is Fs is equal to 0। क्वेश्चन नंबर 20 है एनसीईआरटी का 5.9। अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अभी तक हम लोग लास्ट टर्म तक हमने क्या पढ़ा था, कॉन्करेंट फोर्सेस जब बैलेंस कंडीशन में होते हैं, याद है लास्ट टर्म में स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन कराया था, बीच से खींच रहे हैं तो एंगल निकाला गया था, उसमें क्या था, बॉडी रेस्ट कंडीशन में थी यानी बैलेंस कंडीशन में थी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, ठीक है, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है क्वेश्चन में देख के। ठीक है, कि क्वेश्चन में फोर्सेस कैसे हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। ठीक है, फिर भी चलिए नया नया मामला है तो मैंने बता दिया कि अब हम लोग फिलहाल जो क्वेश्चन 1-2 करेंगे आगे वो किसके होंगे, अनबैलेंस्ड के होंगे। मतलब उसमें क्या होगा, 100% बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। आई बात समझ में? शुरू करते हैं। उसके बाद जब 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एनसीईआरटी का 5.9 क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। अ रॉकेट विद अ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg is blasted upwards with an initial acceleration of 5 meter per second square, full stop. Calculate initial thrust of the blast। 21 है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको 21 बना लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 21 है क्या शीट में? 21 2 बार तो नहीं लिखा हुआ है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, ये मेरी शीट में है, लेकिन एनसीईआरटी में तो 5.9 ही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो एक रॉकेटवा है, मान लेते हैं रॉकेट है विद लिफ्ट ऑफ मास, इसका जो मास है वो 20,000 kg है, इज ब्लास्टेड अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाया गया है विद एन एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ऊपर चलेगा वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ बैलेंस है कि अनबैलेंस? अनबैलेंस है, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो अनबैलेंस्ड हुआ। ठीक है, तो कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट, मतलब यही थ्रस्ट निकालना है। तो बताइए इसका वेट किधर काम करेगा, नीचे की तरफ। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। m कितना है, 20,000। g कितना है, नहीं दिया तो 9.8, इतने न्यूटन हो गया। पल्ले पड़ा, ध्यान समझिए। रॉकेट है जिसका मास दिया गया था, बताया था ऊपर तरफ एक थ्रस्ट लग रहा है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो ये आपकी पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी है कि आप बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को शो करें। ठीक है, यानी बॉडी पे अगर मास है तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ वेट होगा जो कि डाउनवर्ड्स काम करेगा। ये शो करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये क्वेश्चन में कहा नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद थ्रस्ट, बनी बात है, जब इसने ऐसे मतलब ब्लास्ट किया गया होगा तो ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगा होगा, तो थ्रस्ट शो कर दिया तुमने, एक्सेलरेशन आया। ठीक है, हमने कल आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि अगर अनबैलेंस होता है तो एक्सेलरेशन आता है। और ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं
जिस तरफ एक्सेलरेशन हो वो वाला फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स इक्वल टू बॉडी का मास इनटू बॉडी का एक्सेलरेशन, यही सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हियर बेसिकली हम लगा न्यूटन का सेकंड लॉ ही रहे हैं, F बराबर ma वाला, लेकिन आसान तरीके से। जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स है F माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कितना 20,000 इंटू 9.8, जिस तरफ एक्सेलरेशन वो वाला फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन फोर्स इक्वल टू बॉडी का मास कितना है 20,000 इंटू एक्सेलरेशन कितना है a। ठीक, a की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है 5, तो बस सॉल्व कर लेंगे, इसको उधर भेज देंगे, ऐड हो जाएगा, नहीं समझे, मतलब 20,000 आप कॉमन कर लो तो ये 9.8 प्लस 5 हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो f की वैल्यू आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन 2.96 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन आ जाएगा। समझ गए, कॉपी कर लीजिए फटाक से। चलिए अब अगला सवाल हम लोग करना है एनसीईआरटी का 5.33, जो कि हमारी शीट पे क्वेश्चन नंबर 45 है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा है अ मंकी ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स ऑन अ रोप which can stand a maximum tension of 600 Newton, full stop. In which of the following cases will the rope break? ठीक है, पहला केस है if the monkey, उसके बाद पहला केस है climbs up with an acceleration of 6 meter per second square. Second part है climbs down with an acceleration of 4 meter per second square. थर्ड केस है climbs up with an uniform speed of 5 meter per second. और उसके बाद चौथा पार्ट है falls down the rope nearly freely under gravity. Take g is equal to 10 meter per second square. Ignore the mass of the rope. ठीक, बहुत आसान सवाल है। सबसे पहली बात ये है ओरिजिन सपोर्ट, जहां से रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, पांडे जी बंदर लटकी, नाइस बंदर, वेरी नाइस बंदर। ठीक है, तो चलो नीचे रस्सी हटा देते हैं। तो ये बंदर है, तो बंदर का 40 किलो वजन है। ठीक है, वजन नहीं मतलब मास है, द्रव्यमान है उसका। हमें द्रव्यमान हिंदी में बोलते हैं मास को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द रोप ब्रेक? पहली बात उन्होंने ये कहा कि अधिकतम 600 न्यूटन रस्सी बर्दाश्त कर सकती है। मैक्सिमम टेंशन जो है वो 600 न्यूटन का है। यानी जिस भी केस में, 4 केस दिए गए, चारों हम लोग लगाएंगे। जिस केस में, हर केस में हम लोग क्या निकालेंगे? टेंशन निकालेंगे। जिस केस में टेंशन 600 से ज्यादा आ गया, रस्सी पट्ट से बोल जाएगी। नहीं समझे? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ये बंदर का वजन जो है m मान लेते हैं, m की वैल्यू गिवन है। बंदर का वजन 40 किलो। बंदर a एक्सेलरेशन से ऊपर चल रहा है। कितना एक्सेलरेशन है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बंदर का वेट नीचे काम करेगा। मैंने क्या कहा? जितने भी फोर्सेस बंदर पे जो फोर्स काम कर रहा है वो निकालिए आप। बंदर पे उसका वेट काम करेगा, W बराबर m इंटू जी। मास कितना है? 40। जी कितना दिया गया? 10। तो मिला कितना हो गया? 400 न्यूटन। बंदर का वजन 400 न्यूटन। अब ये रस्सी है, तो रस्सी में टेंशन फोर्स आएगा। यानी बंदर पे 2 फोर्स काम कर रहे हैं। पहला फोर्स रस्सी का टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, मैंने बताया था ना, अगर रस्सी तनी है तो टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स हमेशा किधर लगाया जाता है? रस्सी पे लगाया जाता है, बॉडी से दूर की तरफ। ठीक है, और बंदर किधर जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से ऊपर। तो फंडा क्या बताया था मैंने? एक्सेलरेशन है ना, मतलब अनबैलेंस का केस है। क्या फंडा लगेगा? जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स, यानी कि T माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स 400 इज इक्वल टू बॉडी का मास इनटू बॉडी का एक्सेलरेशन। नहीं समझे? T कितना बेटा? कोई नहीं, निकालना है 400। M कितना है? 400, सॉरी, M कितना है? 40।
एक्सेलरेशन कितना है 6, नहीं समझे? बोलो t माइनस 400 इज इक्वल टू बॉडी का मास इंटू a, यानी बॉडी का मास था 40 और ये 6, तो t बराबर 400 प्लस 6 चौको 24, 240, t बराबर कितना हो गया 640 न्यूटन। ले टूट गई। ये क्या है? बंदर नीचे। मोर देन t मैक्स, ठीक है? तो इसका मतलब दैट इज रोप विल ब्रेक, बंदर चू जाएगा। चलिए, ये आपका पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में चेक करते हैं कि बंदर गिरेगा कि नहीं रस्सी टूटने के बाद। क्लाइम्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये है आपका रिजिड सपोर्ट, ये रस्सी। सबसे बड़ी टेंशन तो बंदर बना दी। अच्छा, बंदर नीचे आ रहा, ठीक, बंदर नीचे आ रहा है। ये कैसा बंदर है? हाइब्रिड हो गया है। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, रस्सी में तनाव ऊपर की तरफ ही रहेगा। बंदर का जो मास है उसकी वजह से उसका वेट नीचे काम करेगा, वेट 400 न्यूटन ही रहेगा। बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ऐसा तो है नहीं बंदर ऊपर जा रहा था तो मास अलग, वेट अलग हो जाएगा, नीचे आ रहा तो वेट अलग हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सा केस है, बैलेंस वाला कि अनबैलेंस वाला? अनबैलेंस वाला। लगाइए क्लियर। जिस तरफ एक्सेलरेशन वाला फोर्स 400 माइनस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स t इज इक्वल टू बॉडी का मास कितना 40, m बराबर 40 है ना, और एक्सेलरेशन 4 है, ये लिखा है यहाँ 6 था, इधर ना देखो, इधर देखो, इस केस में 4 है। इतना हो गया 400 माइनस t बराबर 160, तो t बराबर 400 माइनस 160 कितना हो गया 240 न्यूटन। इस केस में ये कम आ रहा है मैक्सिमम टेंशन से, इसका मतलब दैट इज रोप विल नॉट ब्रेक, रस्सी नहीं टूटेगी। आगे आ जाइए थर्ड पार्ट में। क्लाइम्स अप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब बैलेंस हो गया, मैंने कहा था अभी आपको, हम देखिए 2-3 सवाल के बाद उलझा देंगे। एक वो बताया, 2 ये हो गया, 4थे सवाल में देखो आ गई स्थिति। अब क्या है, बंदरवा जो है वो ऊपर चढ़ रहा है, किंतु बड़ी ताकत लगा चढ़ रहा है, किंतु वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चढ़ रहा है। v की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड, यानी एक्सेलरेशन नहीं है। ये बैलेंस हो गया। तो बैलेंस में क्या होता है, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स और दाएं का फोर्स बराबर बाएं का फोर्स, यानी ये हो गया टेंशन फोर्स, ये हो गया इसका वेट W बराबर 400, ठीक है? बाकी मास से अब कोई मतलब नहीं रह गया, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर T बराबर 400 न्यूटन, खत्म। क्लियर? ऊपर का फोर्स T, नीचे का 400, कुल मिलाकर T बराबर 400, और ये किससे कम आ रहा है मैक्सिमम से, दैट इज रोप विल नॉट ब्रेक। समझ गए? अच्छा, चौथे पार्ट पे आते हैं। अगर बंदर नियरली फ्री फॉल कर रहा है, यानी नियरली अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है गिरने का वो ग्रेविटी के ही बराबर है, g के बराबर है, ठीक है ना? चलिए करके दिखाइए, नोट करिए, उसके बाद चौथा पार्ट करके दिखाइए। देखिए फोर्थ पार्ट में बोला गया था, फॉल्स डाउन द रोप नियरली फ्रीली अंडर ग्रेविटी, यानी फ्री फॉल। फ्री फॉल हमने आपको काइनेमैटिक्स में भी पढ़ाया था। फ्री फॉल का मतलब होता है जब बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाए, यानी कुल मिला के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नियरली नीचे आ रहा है, ठीक है? यानी लगभग बस रोप को टच ही कर रहा है, बस और कुछ नहीं है, बस सरकता जा रहा है नीचे, ठीक है? तो इस सिचुएशन में क्या है, एक्सेलरेशन तो है ना, अनबैलेंस का केस हो गया ये। तो जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स 400 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में t, बॉडी का मास 40 और एक्सेलरेशन अब कितना है 10, ठीक है? तो 400 ये हो गया, तो टेंशन हो गया 0 न्यूटन, ठीक है? यानी इस केस में रस्सी फिर से नहीं टूटेगी, रोप विल नॉट ब्रेक, ठीक है?
कॉपी कर लीजिए इसको, ये फोर्थ पार्ट है। सर बंद कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 करेंगे। द मास ऑफ एन एलिवेटर यानी कि लिफ्ट इज 500 kg। कैलकुलेट द टेंशन इन द केबल ऑफ द एलिवेटर व्हेन एलिवेटर इज नंबर 1 स्टेशनरी, नंबर 2 ascending with an acceleration of 2 meter per second square, नंबर 3 descending with the same acceleration, g का वैल्यू 9.8 न्यूटन पर केजी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 निहायत गंदा क्वेश्चन है। ये बॉक्स है एलिवेटर बॉक्स या लिफ्ट आप कह सकते हैं, सपोर्टिंग केबल है ये, ठीक है, और नीचे इसका वेट काम करेगा। ठीक है, तो वेट हो गया W बराबर m इंटू जी, मास कितना है 500, जी का वैल्यू कितना है 9.8। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो W इक्वल टू 4900 आ जाएगा। ठीक है, रस्सी में ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स काम करेगा, ये रस्सी जा रही है पूरी, ये रस्सी में टेंशन फोर्स है। इस बॉडी का जो मास है वो कितना है 500 kg है। ठीक है, तो पहला सवाल जो है हमारा इज स्टेशनरी, एलिवेटर जो है वो स्टेशनरी है और हमें टी का वैल्यू निकालना है। टी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। एलिवेटर रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे है तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन में ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स होता है, यानी हियर टी बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर का फोर्स टी है, नीचे का फोर्स डब्ल्यू है, इस वजह से टी बराबर कितना हो गया 4900 न्यूटन। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो भैया पड़ोस में लगता पत्थर घिसने का कंपटीशन चल रहा है। असेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी ये आपका लिफ्ट है, ये टी टेंशन है, नीचे डब्ल्यू है। ठीक है, और ये असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहा है। ए का वैल्यू कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, मास जो भी है वो तो है ही है 500 kg। डब्ल्यू निकाल चुके हैं 4900 न्यूटन। तो टेंशन इस केस में निकालना है, निकाल लेंगे। इस केस में क्योंकि एक्सेलरेशन है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अनबैलेंस कंडीशन का केस है। अनबैलेंस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है, ध्यान से देखो, जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है वो वाला फोर्स दिखा जाता है, माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स दिखा जाता है, इज इक्वल टू बॉडी का मास 500 लिखा जाता है, बॉडी का एक्सेलरेशन 2 है। ठीक है, तो T बराबर T माइनस 4900 इज इक्वल टू 1000 हो गया। तो कुल मिला कितना हो गया 5900 न्यूटन हो गया। बात समझ में आ गई, T की वैल्यू 5900 न्यूटन हो गई। इसके बाद थर्ड पार्ट में डिसेंडिंग विद द सेम एक्सेलरेशन। थर्ड पार्ट में आपके पास जो ये लिफ्ट है, इसका वेट W बराबर 4900 न्यूटन रहेगा ही रहेगा। ऊपर टेंशन फोर्स है, नीचे की तरफ आ रही है, सेम एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। टेंशन इस केस पे भी निकालना है। M का वैल्यू दिया ही हुआ है 500 kg। ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन सा केस है, अनबैलेंस का केस है। अनबैलेंस के केस में क्या होता है, A की वैल्यू दी है ना, अनबैलेंस का केस है। तो अनबैलेंस के केस में क्या होता है, जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स इक्वल टू बॉडी का मास 500 इंटू बॉडी का एक्सेलरेशन 2। तो इतना हो गया 4900 माइनस T बराबर 1000। तो T बराबर कितना हो गया 3900 न्यूटन। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। चलिए क्वेश्चन करना है एनसीईआरटी का 5.15 जो कि मेरी शीट में क्वेश्चन नंबर 27 है। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, मतलब बेसिक लेवल का। इसमें दो बॉडीज को एक स्प्रिंग से कनेक्ट करके फिर बॉडीज को खींचा जा रहा है। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें केवल एक बॉडी थी, ठीक है। अब यहाँ पे दो बॉडीज हैं और ऐसे कई बॉडीज आगे और भी हो सकती है। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ masses 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface and tied to the ends of a light string. First off, a horizontal force F is equal to 600 Newton is applied to first part B and second part A. मतलब फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ कैपिटल B and सेकंड पार्ट में लिखा कैपिटल A, कॉमा along the direction of string. First off, what is the tension in the string in each case? डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में, तो मैं डायग्राम पहले बना देता हूँ। तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी दिया गया है डायग्राम तो आप फिगर में
मतलब क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। बोला गया ना, स्पष्ट बोला गया, दो बॉडीज, एक 10 किलो की, एक 20 किलो की। ये m इज इक्वल टू 10 kg वाली बॉडी ले लीजिए और ये m इज इक्वल टू 20 kg वाली बॉडी ले लीजिए, ठीक है। पहली वाली A ले लीजिए, दूसरी वाली B ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें ये सरफेस कैसा है, ये सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस दे दिया गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस बोला गया तो वो भी एकदम बन गया, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स की वैल्यू 600 न्यूटन लगानी है, एक बार B से एक बार A से, और टेंशन निकालना है। यानी ये दो सवाल है, ठीक है। मैं करके बताता हूँ, इत्मीनान से थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। करना कैसे होता है ऐसे सवालों को, मैं पहला पार्ट करूंगा, सेकंड पार्ट आपसे करवाऊंगा, ठीक है। तो पहला पार्ट ये है कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये दो बॉडीज रखी हैं, एक बॉडी ये और एक बॉडी ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये रस्सी है मासलेस, इस पे फोर्स लगाया गया, फोर्स की वैल्यू 600 न्यूटन है, 600 न्यूटन का फोर्स लगा है। इस बॉडी का जो मास है वो 10 किलो का है और इस बॉडी का जो मास है वो 20 किलो का है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमें इसमें टेंशन निकालनी, बहुत कायदे से समझिएगा बेटे। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में जब कभी भी ऐसा देखिएगा कि दो या दो से ज्यादा बॉडीज ऐसी हो रही जो सेम डायरेक्शन में चलें, उनको आप एक बॉडी मान लीजिए सबसे पहले, ठीक है। मतलब उनका कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालिए। मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, पहला स्टेप क्या है, जब कभी भी दो बॉडीज एक साथ कनेक्ट हों और इस तरीके से चलें कि वो सेम डायरेक्शन में चल रही है, सेम एक्सेलरेशन से चल रही है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों बॉडी को एक बॉडी मानते हुए F बराबर ma लगा देंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि हम ये मान के चलेंगे, हम एज्यूम करके, मतलब ये लेट करके चलेंगे कि ये दो बॉडी दो नहीं है, एक ही है। तो ये दोनों बॉडी का कुल मिला के मास कितना हो गया, 30 kg। कितने फोर्स से खींचा जा रहा है, 600 न्यूटन से। इधर खींचा जाएगा तो बनी बात है एक्सेलरेशन भी इधर ही आएगा। तो गुरुजी ने क्या सिखाया कि अगर एक्सेलरेशन है तो अनबैलेंस कंडीशन में है। अनबैलेंस कंडीशन में क्या होता है, जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स हियर 600 माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स यानी 0 इज इक्वल टू बॉडी का मास 30 और बॉडी का एक्सेलरेशन a। यही तो होता है, जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स 600 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में 0 इज इक्वल टू बॉडी का मास 30, बॉडी का एक्सेलरेशन 8, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया, ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इतने हिस्से का काम केवल इतना था कि आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन मिल गया, समझे, केवल इतना सा काम था। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, दैट इज कहने का तात्पर्य ये हुआ कि डायग्राम में अब स्थिति साफ साफ स्पष्ट हो रही है। और ध्यान से देखिए, डायग्राम में स्थिति एकदम स्पष्ट है, ये A है, ये B है, ये 20 किलो की बॉडी है और ये बेटा 10 किलो की बॉडी है। फोर्स कितना लग रहा है, 600 न्यूटन काम कर रहा है। बताओ, यहाँ पे टेंशन इधर बनेगा, यहाँ पे टेंशन इधर बनेगा। रस्सी के दोनों एंड पे टेंशन दिखाया जाता है और बॉडी जहां से अटैच है उसके अपोजिट डायरेक्शन दिखाया जाता है। तो तुमने अभी अभी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन निकाल लिया, यानी इस बॉडी का एक्सेलरेशन भी कितना है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बॉडी का एक्सेलरेशन भी कितना है, a इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो, सर बॉडी सरफेस में रखी हुई इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो हाँ बिल्कुल लगेगा, इसमें N1 लगेगा और इसमें N2 लगेगा। लेकिन नॉर्मली 99% केसेस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जरूरत तब पड़ती है जब फ्रिक्शन होता है, ठीक है, इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो फिर भी हम सारे फोर्सेस, जैसा कि परंपरा है कि FBD में सारे फोर्स दिखाए जाते हैं, तो मैं सारे फोर्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे। समझ में आ गया। पहला स्टेप क्या होता है, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही हो तो दोनों बॉडी को कंबाइन करके जो फंडा बताया मैंने उससे आप क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरे स्टेप पे डायग्राम जैसा दिया था उसको फिर से रीड्रॉ कर लीजिए और सारा FBD शो कर दीजिए, जितने फोर्स लग रहे हो। इस बॉडी का 10 किलो का वेट है तो 10 इंटू जी, जी की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, नहीं दी गई है तो 9.8 ले लीजिए, ठीक है। तो 9.8 न्यूटन इस बॉडी का वेट हो जाएगा। बोलो, वेट ऑफ बॉडी A, ठीक है। ये अलग बात है कि जरूरत नहीं पड़ने वाली है, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा भविष्य में। और B बॉडी का वेट कितना हो जाएगा, 20 इंटू 9.8, है ना। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 98 न्यूटन और ये कितना हो जाएगा
8 दूनी 16 की 6, 9 दूनी 18 की 19, 196 न्यूटन। बात समझ में आ गई? आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, गुरुजी ने क्या बताया, तुम्हें टेंशन निकालना है ना, तो चाहे इस एफबीडी से निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, बताओ किससे निकाल दे? चलो दोनों से निकाल देते हैं, ठीक है। फ्रॉम ए में थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, और फ्रॉम बी से आपको निकालना तो टी ही है ना, रस्सी में टेंशन निकालना है ना। दोनों आप चाहे इस बॉडी से सॉल्व कर लीजिए चाहे इस बॉडी से सॉल्व कर लीजिए, आसानी से, ठीक है। देखिए माय डियर, बहुत ध्यान से देखो, एफबीडी को समझो। ए क्या है बॉडी, एफबीडी में अलग अलग साफ साफ तुम्हें दिखा देता हूं। ये देखो, ये है बॉडी ए, बॉडी का वजन 10 किलो, बॉडी का वेट 98 न्यूटन, बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 या Na कह दो, इसको NB कह दो, AB से चल रहा है तो AB से चलने दो, Na। इस बॉडी पे ये वाला टेंशन काम कर रहा है इधर की तरफ, ठीक है। इस बॉडी पे 600 न्यूटन डायरेक्टली लगा हुआ है इस तरफ, और बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है, कितना, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए? गुरुजी ने क्या सिखाया, जिस तरफ एक्सेलरेशन हो पहले वो वाला फोर्स लिखना, माइनस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लिखना, इज इक्वल टू बॉडी का मास लिखना, और फिर बॉडी का एक्सेलरेशन लिखना, ठीक है। ऊपर नीचे के फोर्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब क्योंकि देखो बॉडी ऊपर नीचे चल रही है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर है, यानी Na की वैल्यू 98 न्यूटन है। लेकिन हम करेंगे क्या, हमारा यूज है नहीं Na निकालने का। बात समझ में आ रही है? अगर आपसे कोई पूछे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है, तो आप Na इक्वल टू कितना कह देंगे, 98, लेकिन कोई यूज नहीं है ना यहाँ। कितना हो गया, T उधर भेज देंगे, 600 में 200 घट गया, कितना हो गया, 400 न्यूटन। अब तुम चाहे इससे निकाल लो, चलो बी से बता देते हैं। बी की एफबीडी बना दें। बी वाली बॉडी में 20 किलो वजन है, एक्सेलरेशन जो है इसका वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, नॉर्मल रिएक्शन NB है, इसका वेट जो है WB, ठीक है, यहाँ WA था, कितना है, 196 है। क्या इस तरफ कोई फोर्स बॉडी पे काम कर रहा है, नहीं, केवल कौन सा फोर्स काम कर रहा है, T वाला। नहीं समझ में आई बात? अब कह दो कि सर ये वाला 600 न्यूटन तो लग रहा है, गलत। 600 न्यूटन फोर्स इस बॉडी पे काम कर रहा है, ना कि इस बॉडी पे। हम जिसकी एफबीडी बनाते हैं उस पर डायरेक्टली कौन सा फोर्स काम कर रहा है वो बनाते हैं। नहीं समझ में आया? तो रस्सी केवल लगा रही है इस बॉडी को फोर्स वाइड की, बस। बात समझ में आ गई? बस क्या करना है, क्या करना है, जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ का फोर्स T है, अपोजिट डायरेक्शन में भैया कोई फोर्स नहीं है। इज इक्वल टू बॉडी का मास कितना है, 20, और बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, 20। T बराबर कितना हो गया, 400 न्यूटन। समझ में आया? Yes. आंसर दोनों सेम है, मतलब ये और है, चाहे ए से कर लीजिए चाहे बी से कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है, कि अगर फोर्स इस दिशा में लगाया जाए आंसर अलग आएगा, आंसर अलग आएगा, ध्यान रखिएगा। आंसर मैं बता दे रहा हूं, 200 आंसर 200 आएगा, ठीक है। इसको करिएगा, नहीं आएगा तो मैं अगले दिन में बता दूंगा।